हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ। दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टेस्ट आप लोगों को दिया गया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको डेफिनेटली कर लिया, मुझे पूरा विश्वास है। बात करेंगे आज उसके सॉल्यूशन की, जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट इंडिया के हालात को दिखाता है ब्रिटिश के टाइम पे इंडस्ट्री के बारे में। पहला है एक्सेसिव रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इन्वेस्टमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ओके, तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल तो नहीं दिया गया था, आपको बताइए ऐसा कुछ नहीं था। हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, हैवी इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश ने नहीं करी। हाँ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी जरूर थी कि अगर आप ब्रिटेन के साथ डील करोगे तो कोई टैक्स नहीं, अगर आप किसी और कंट्री के साथ डील करोगे तो ह्यूज टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी ये पॉलिसी थी दोस्तों। डैश आर मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए इनमें से कौन से वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए इनमें से कौन सी वाली पॉलिसी हमें ऑप्ट करनी चाहिए, क्वेश्चन ये है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, रेगुलेटेड मार्केट या बोथ बीएनसी। तो दोस्तों एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी चाहिए और रेगुलेटेड मार्केट भी चाहिए, तो बोथ बीएनसी दोस्तों हमारा करेक्ट माना जाएगा। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन इन डैश। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 47, 50, 66, 81। सबको पता है 1950 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस था कि इंडिया की जो प्लानिंग है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चल पाए और हम अपने सारे के सारे प्लान्स पे फोकस कर पाए। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। According to Dash, the industries were classified into three categories: Schedule A, Schedule B, Schedule C. Okay, किसके अकॉर्डिंग? IPR 1956, 1940 या 1991 या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम? सही जवाब है दोस्तों IPR 1956। आप लोग जानते हैं इस बात को। IPR 1956 के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को दोस्तों हमने तीन हिस्सों में डिवाइड करा था। ठीक है, तीन शेड्यूल बनाए थे 1956 वाले के अकॉर्डिंग कि इंडस्ट्री जो है शेड्यूल ए जो सरकार चलाएगी, शेड्यूल बी जो दोनों मिलकर चलाएंगे और शेड्यूल सी जो सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 21, इन चाइना डैश सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस अंडर विच पीपल यूज टू कल्टिवेट लैंड कलेक्टिवली। कौन सा सिस्टम था? ग्रेट ग्रैंड लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्रोटेरियन कल्चरल एवोल्यूशन, JLF या कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। दोस्तों आंसर है इसका कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। कम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग सब लोगों ने अपनी लैंड सरकार को दे दी थी या सरकार ने लैंड ले ली थी और सारी की सारी लैंड की ऑनरशिप सरकार के पास जाने के बाद सब लोग मेहनत कर रहे थे। इससे क्या हुआ था कि जो फर्टाइल इनफर्टाइल लैंड थी वो भी सारी बराबर हो गई थी और जो लोग नॉर्मल फार्मिंग करते हैं और जो अच्छी फार्मिंग करते हैं सब बराबर आ गए थे। इससे काफी फायदा हुआ दोस्तों। इन द अर्ली 1970s द कैपिटल गुड इंडस्ट्री वर डैश इन पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान की कैपिटल गुड इंडस्ट्री को क्या हुआ आपको बताना है। ग्लोबलाइज हुई, डीनेशनलाइज हुई, नेशनलाइज हुई या प्राइवेटाइज हुई? सही जवाब है दोस्तों इसका नेशनलाइज। 1970s में पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड की इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज करा गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही है। ठीक है, फर्स्ट का ही है, सेकंड का भी, इनमें से कौन सा सही है? बिल्कुल लार्ज पॉपुलेशन इंडिया चाइना, बात तो ठीक है। ग्रोथ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया, नहीं, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेन नहीं है। ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर इंडिया एंड चाइना, चाइना का सर्विस सेक्टर मेन नहीं है। लो लिटरेसी रेट पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में लिटरेसी रेट लो है ऐसा तो नहीं है मेंशन कहीं पर भी। अगर मैं देखूं वैसे तो इन तीनों में इंडिया और चाइना पाकिस्तान में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट काफ़ी डाउन है, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी हद तक बराबर बराबर ही है। तो इसमें ये पक्की बात है कि फर्स्ट का ए तो बिल्कुल है, पक्की बात है तो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना की है, बिल्कुल है यार। इंडिया और चाइना पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 36 to 38% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि सच में भाई बहुत ज़्यादा है यार। मजाक मजाक में दोनों कंट्री की पॉपुलेशन मिला के अप्रॉक्सीमेटली 290 करोड़ के आसपास फिलहाल चल रही है, 280 to 90, जो कि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट असर्शन रीजन आ गया आपके सामने, चूज करना है। द एक्सेस टू बेटर एजुकेशन रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ओके, अच्छा एजुकेशन पाने के बाद इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो जाएगी, सही बात है, आई एम एग्री विद दिस। देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड इन इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद अ राइज इन एवरेज एजुकेशन लेवल। मतलब एजुकेशन के साथ साथ इनइक्वालिटी बढ़ रही है।
ऊपर तो कह रहे हैं इनइक्वालिटी कम हो रही है इनकम की, यहाँ कह रहे हैं इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, ये तो सही बात लिखी है, दूसरे वाली थोड़ी सी गलत है। तो सही आंसर आना चाहिए दोस्तों इसका ए वाला, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट 1, चाइना इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट इट्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बात सही है यार, चाइना का एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 0.47% के आसपास डेटा है इसका लगभग, जबकि इंडिया और पाकिस्तान का इससे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जहाँ 1.5 के आसपास है, पाकिस्तान का 2 पॉइंट समथिंग है, तो सबसे कम चाइना का ही है। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन इंडिया फॉलोड बाय पाकिस्तान। इंडिया में हाईएस्ट नो, मतलब ही नहीं बैठता, पाकिस्तान हाईएस्ट है पॉपुलेशन के मामले में, ग्रोथ रेट के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, और चाइना आता है तीसरे नंबर पे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इस बात को भूलेंगे नहीं। तो फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड वाली बात ही गलत है, तो इसका भी आंसर ये है दोस्तों ए पार्ट, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 25, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव बाय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है, यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे एक करेक्शन है दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएगा, ठीक है, अगर आपने अब तक ये नहीं करा था तो कर लेना, ये छोटी सी मिस्टेक है, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार आप आराम से सोच लो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बार ऑप्शन पढ़ लो, पढ़ते हैं पहले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूजेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, रोक लगा सकता हूँ उनके ऊपर, कम कर सकता हूँ। उसके बाद सब्सटीट्यूट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल है उनको चेंज कर दूं रिन्यूएबल वाले से, रिन्यूएबल ज्यादा यूज करूं, ठीक है, और इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करूं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है, अब ऑल ऑफ द अबव आंसर आ सकता है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग एडवर्सली इफेक्ट द अर्थ डैश, आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग किस चीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, सी लेवल को, ठीक है, रिड्यूस इंसिडेंस ट्रॉपिकल डिजीज, रिड्यूस तो नहीं करती, बिल्कुल भी मतलब ही नहीं बैठता। थाउजेंड ऑफ स्पीशीज एंड डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉर एवर, बहुत सारी स्टिंग, देखो ये बात तो सही है, बहुत सारी स्पीसीज डेंजर में है और इंस्टिंक्ट हो गई ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई, गायब हो गई, क्योंकि वो इतना टेम्परेचर सहन नहीं कर पाई। तो सी वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, डी वाला है बोथ ए एंड बी, देखो बी वाला ऑप्शन ही गलत है बिल्कुल, तो ये तो आंसर इसका हो नहीं सकता। ए थोड़ा बहुत हो सकता है, सी तो बिल्कुल है फॉर श्योर, तो ए और सी हो सकता है, तो मैं सी पे इसके अंदर प्रेफर करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन है यहाँ पर, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बात तो सही है यार, बिल्कुल वर्कर्स का बड़ा शोषण होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। रीजन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, बात तो सही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर छोटे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी 10 से कम होती है, दूर दूर स्कैटर्ड है बहुत ज्यादा, ये सरकार के कंट्रोल से बाहर रहते हैं, बात तो ठीक है, तभी इनका वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं लोग, क्योंकि सरकार के कंट्रोल से बाहर रहे हैं, तो बात तो ठीक है यार, असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है बिल्कुल अपना, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल यार ये सही है, बिल्कुल ए पार्ट बनता है, बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार किसका इंतजार कर रहे हो, इतना अमेजिंग कंटेंट के लिए इतना तो बनता है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन है द मेजर पॉलिसी इनिशिएट्स लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, ठीक है यार, जो पॉलिसी आई थी सरकार की लैंड रिफॉर्म की, ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, मैं तो एग्री इस बात से। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, ओके, ये बात तो ये वाली भी ठीक है कि सरकार ने सोचा था कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा या एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट वो थोड़े कम हो जाएंगे, ऐसा सरकार ने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अब बात तो दोनों ठीक लिखी गई है, लेकिन ये बताओ इनका नाता क्या है, इधर बता रहे हैं लैंड रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा हुआ इंडिया को, ठीक है, इधर कह रहे हैं पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में कम नहीं हुई। अब एक्चुअल में अगर रीजन बनता है इसका, तो रीजन बनना चाहिए था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने मॉडर्न इनपुट यूज करे, लैंड रिफॉर्म में हमने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे ताकि एग्रीकल्चर बेटर बन पाए, रीजन थोड़ा असर्शन के रेफरेंस में कुछ बनना चाहिए था जो असर्शन से रिलेटेड होता। दूसरी बात करके उन्होंने क्वेश्चन को एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया, अलग ही मोड़ दे दिया, बात तो ठीक है दोनों, लेकिन सेंसलेस है, दूसरी वाली बात तो सेंसलेस ही है पहले वाले के रेफरेंस में, तो बी वाला आंसर ठीक है दोस्तों, बात तो दोनों ठीक है, लेकिन रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सेशन को, ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
पिक्चर आपके सामने दो 2019 और 2000 समथिंग समथिंग की। हालात देखो, यहाँ पेड़ नजर आ रहे हैं, मौसम साफ सुथरा है, सूरज चमक रहा है, सब कुछ है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है एकदम। पेड़ नीचे भी है। इधर आए तो ये धुंध धुआं धुआं सा उठ रहा है, सारा धुआं है आकाश में बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो पेड़ है उसके पत्ते भी सूखे हुए हैं। अर्थ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब से हो रखी है। कलर पिक्चर होती तो जहाँ मज़ा आता थोड़ा सा। तो आपको बताना है कि ये करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस कौन कौन से हैं, बता दो यार। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख दो, ओजोन डिप्लीशन के बारे में लिख दो, पॉल्यूशन के बारे में लिख दो, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में लिख दो, डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिख दो, किसी के बारे में लिख दो। कोई से 3 पॉइंट दे देना, 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 पॉइंट दे देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन फ्री होके। डिफेंड रिफ्यूट करेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, डिफेंड का मतलब होता है फेवर, ठीक है, और रिफ्यूट का मीन्स होता है अगेंस्ट। अगर आपको बात सही लगती है तो डिफेंड करना, और अगर गलत लगती हो अगेंस्ट चले जाना, रिफ्यूट कर लेना। इन इंडिया वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो इज लो इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो अर्बन एरिया में कम है, जबकि रूरल एरिया में ज़्यादा है। भाई मैं इस बात को करूँगा डिफेंड, फेवर में। बात बिल्कुल सच है दोस्तों। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो गांव में ज़्यादा है। पहली बात तो पॉपुलेशन शहरों से कंपैरेटिवली गांव में ज़्यादा रहती है। दूसरा, गांव के सभी लोग काम में इंडल्ज है। उनकी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए सबको काम करना पड़ता है, वुमेंस को भी काम करना पड़ता है। दूसरा, वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है बहुत ज़्यादा। तो सब लोग काम करते हुए नजर आते हैं, जबकि काम सही से नहीं हो पा रहा है या कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन काम तो कर ही रहे हैं सारे के सारे। इसलिए वर्कर पॉपुलेशन रेशो गांव में ज़्यादा है, शहरों में कम है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ट्रेडिशनल सोर्स बताओ एग्रीकल्चर क्रेडिट के, कोई भी बता दो। ट्रेडिशनल के अंदर आपके जो बेसिकली हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आप वो बता दो। ट्रेडिशनल जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, बहुत पुराने पुराने, बता दो अब कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें हो सकते हैं विलेज ट्रेडर, ठीक है, विलेज ट्रेडर के अलावा आपके हो गए इसके अंदर महाजन्स, ठीक है, और हो गया आपके साहूकार्स, ये सब लोग इसमें आते हैं, सब ट्रेडिशनल है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ओके, इंडिया एंड चाइना को कंपेयर करना है जीडीपी कंट्रीब्यूशन और वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन के नाम पे। चलो भाई, पाकिस्तान को तो सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं। सॉरी पाकिस्तान, आपके बारे में बात नहीं करेंगे हम, सॉरी। चलो इंडिया चाइना की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जीडीपी की, इंडिया का 17% जीडीपी, चाइना का 9% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। तो एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया चाइना से बेटर परफॉर्म करता है। इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडिया का 30% और चाइना का 43%, तो यहाँ पर चाइना जीत गया, ठीक है, यहाँ इंडिया जीता था, यहाँ चाइना जीत गया। सर्विस की बात करूँ तो सर्विस सेक्टर में इंडिया का जीडीपी 53% है, चाइना का कंट्रीब्यूशन 48% है जीडीपी का, ठीक है। तो इसमें ठीक है, अच्छी बात है, इंडिया जीता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिपेंडेंसी बहुत हाई है इंडिया की, जबकि चाइना 48% कम डिपेंडेंट है। मेन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जिस कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, समझो वो कंट्री स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है, इस मामले में कहूँगा कि चाइना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा है, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा है, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वर्कफोर्स की बात करूँ तो इंडिया की 50% लोग एग्रीकल्चर में है, चाइना के 28% एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में 21%, 29%, और सर्विस सेक्टर में 29, 43, 29 और 43%। यहाँ मैं कहूँगा कि इंडिया एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, जबकि चाइना इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक है, जबकि चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का सर्विस सेक्टर भी वीक है, जबकि चाइना का सर्विस सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। कंपैरिजन करना है, नॉर्मली अगर आप इस टेबल को भी एक्सप्लेन करोगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ओके, नेम द इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड बाय इंडिया, मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, बता रहे हैं मिक्स इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का सम होता है, आप लोग जानते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल्ड टू अचीव, फेल्ड है यहाँ पर, फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यू टू 1950s फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 1950 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आई थी दोस्तों, वो थी हमारी, वो बेसिकली इसका नाम था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, शुरू से वही चल रही है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली। इसमें ना कमी थी, हम इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे कि जो माल बाहर से आता है उसको यहीं बना लेते हैं ताकि सस्ता पड़ जाए और बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं था, अच्छी क्वालिटी की मशीनरी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की सुपरविजन नहीं था, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाए, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बढ़ने की जगह और ज़्यादा कम हो गया। तो ये हमारे लिए उल्टा ही पड़ा है, अच्छा नहीं हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी मैच नहीं हुए और हालत भी खराब हुई है हमारी।
नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल क्यों दिया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? अच्छा क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट है। तो इसके 3 रीजन है। पहला है लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की कमी थी। दूसरा, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था बिल्कुल भी जब तक रिटर्न गारंटी ना हो। और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस कहता है अगर प्राइवेट सेक्टर काम करता हो तो प्रॉफिट को देखता, सरकार ने काम करा तो सोशल जस्टिस को भी देखा है। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये तीनों पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, ट्रू फॉल्स है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस adhere to the standard stipulated by the government and charge the correct price। बात तो सही है यार, सरकार को बीच में दखल इसलिए देना पड़ता है कि जो स्टैंडर्ड है वो सबके सेम रहे, प्राइवेट सेक्टर अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करे और सही प्राइस चार्ज करे, अंधाधुंध कोई भी प्राइस चार्ज ना करे, इसलिए सरकार को बीच में आना जरूरी है। एग्री हूँ, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ नेसेसिटीज हैं तो इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल डज नॉट इम्पैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये फॉल्स है दोस्तों। ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में मैं खर्चा करता हूँ हेल्थ पे, और जब मैं हेल्थ पे खर्च करूंगा तो यार ऑब्वियस सी बात है जीऊंगा भी ज़्यादा ना, बेटर ही तो होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है आपको पता ही है, नेचुरल इनपुट्स, नेचुरल सीड्स यूज़ करके, मैन्योर यूज़ करके जो फार्मिंग करी जाती है, जो सेहत के लिए अच्छी होती है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। डेफिनेशन लिख देंगे दोस्तों। वाई देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज रूरल एरियाज। ओके दोस्तों, रूरल एरिया में लोगों का मेन जो काम है, ऑक्यूपेशन है, वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, पता है सबको। और एग्रीकल्चर है सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल का मतलब है साल के कुछ महीने तो एग्रीकल्चर में इंसान बिजी है और बाकी महीने है खाली। तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए और इनकम को स्टेबल बनाने के लिए अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इंसान को जाना पड़ेगा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर करे, चाहे वो फिशरी करे, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री करे, चाहे वो पोल्ट्री करे, कुछ भी करे, लेकिन कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, काम नहीं चलेगा खाली एग्रीकल्चर करके। उसके बाद, एक्सप्लेन वाई दिस कंटिन्यूस एम्फोसिस ऑन इंक्रीजिंग हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्यों बढ़ रहा है भाई? बढ़िया, एक तो अच्छी बात है, सिंपल भाषा में कहें तो हॉर्टिकल्चर के रेट अच्छे मिल जाते हैं, बढ़िया, अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है, अच्छी बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद इनकम अर्न करने का मौका अच्छा है, अपना देश के लिए बेनिफिशियल है पूरा पूरा, ये सब है, अपना डिमांड भी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट वाला आते हैं। Both the union state government have been raising expenditure in education sector over the years to fulfill the objective of obtaining 100% literacy and health facility for all. Give the short account of steps taken by the Indian government since independence in light of our statement. एजुकेशन और हेल्थ में सरकार ने क्या क्या करा है पिछले 50-60 सालों में, आज़ादी के बाद क्या क्या करा आपको बताना है, बता देना। एलिमेंट्री स्कूल बढ़ाए हैं, हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करा है, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस को इम्प्रूव करा है, बढ़ाए हुए हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बिल्डअप करा है, सेकेंडरी स्कूल को बिल्डअप करा है, ये सब कुछ करा है, लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। इनफॉर्मलाइजेशन नीड टू कैजुअलाइजेशन डिफेंड और रिप्यूट। ओके, बता दूं पहले तो इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है दोस्तों। जो लोग रेगुलर जॉब्स को छोड़कर या रेगुलर जॉब्स में लोगों की संख्या कम हो जाती है और इनफॉर्मल मतलब जो हमारी दूसरी इनफॉर्मल जॉब होती है जिनमें कभी काम मिलता कभी काम नहीं मिलता, जिसमें कोई रूल्स नहीं कोई रेगुलेशन नहीं, उन लोग जॉब की तरफ भागते हैं, उसको इनफॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जबकि कैजुअलाइजेशन मीन्स ऐसी जॉब्स जिनमें रेगुलर बेसिस पे काम ना हो, जिसमें कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला। तो आपको बताना है बात ठीक है नहीं, बात सही है यार। इनफॉर्मलाइजेशन से कैजुअलाइजेशन आता है। जैसे जैसे और जितना ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आ रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन से हट के काम कर रहे हैं, वैसे वैसे कैजुअल जॉब ज़्यादा मिल रही है। कैजुअल जॉब का मतलब है मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा चलता है कैजुअल जॉब्स के अंदर, तो बड़ी दिक्कत है सबसे बड़ी बात। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट डिफाइन करा जाएगा। इसके अंदर आप बता सकते हैं कैसे इनफॉर्मलाइजेशन का मीनिंग, कैजुअलाइजेशन का मीनिंग, दोनों का रिलेशन आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी बेस्ड था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी केस स्टडी। बता दूं आप लोगों को क्या इसका आंसर, चलिए देखते हैं। पहला ए पार्ट में पूछा गया है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ओके, सरकार ने क्या करा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने के लिए? सबसे पहले तो आईपीआर बनाया 1948 में, उसके बाद आईपीआर बनाया 1956 में इंडस्ट्रीज को। बाकी दोनों के बारे में बता दो, 48 के बारे में तो ज़्यादा जिक्र नहीं है, 56 के बारे में काफ़ी जिक्र है। 3 शेड्यूल में इंडस्ट्रीज को डिवाइड करा, ठीक है, इंसेंटिव्स दिए, सब कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में।
जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। ईच स्ट्रेटजी एम्फसाइज्ड सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी और मॉडर्नाइजेशन तीनों ही हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग है, आपको तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है इंडिया जो है पहले फूड ग्रेन्स बाहर से मंगाता था, कुछ ऐसा करे कि फूड ग्रेन्स मंगाने ना पड़े बिल्कुल भी, ठीक है। और दूसरा इक्विटी है, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था, उसको कम करें, कुछ भी करेंगे लेकिन गैप कम करेंगे, उसके बारे में है। और मॉडर्नाइजेशन का मीन्स है ना केवल सोच विचारधारा का मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी भी बदलेंगे, सोच विचारधारा भी बदलेंगे लोगों की, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेंगे। इन सबको मिक्स मच करके आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं जरूर बताना यार अच्छे से, मुझे को जरूर जानना है कि 40 नंबर के टेस्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं, क्या आपकी सोच और मेरी सोच मैच हो पाई, यहाँ पे पता चलेगा दोस्तों। जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी नहीं लगी, बताना मत भूलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू फॉर एग्जाम।